Today we will discuss further MCQs from current electricity. So let's begin. Question number 21. What is the value of current in the figure? सर्किट डायग्राम गिवन है और इस करंट I की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले तो मैं इस सर्किट को रीड्रा करूँगा ताकि हम इजीली इस सर्किट को एनालाइज कर सकें। सो दैट इज़ बैटरी whose potential difference is 2 volt. This battery has two terminal A and terminal B. One resistance is connected between terminal A and terminal B of 30 ohm. So one resistance is connected between terminal A and terminal B of 30 ohm. सेकेंड रेजिस्टेंस का जो पहला टर्मिनल है वो पॉइंट ए के साथ कनेक्टेड है। सो अगली रेजिस्टेंस का ये पहला टर्मिनल कनेक्टेड है पॉइंट ए के साथ और दूसरा टर्मिनल कनेक्टेड है पॉइंट सी के साथ। सो दैट इज पॉइंट सी एंड इन बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट सी एन अदर रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम इज कनेक्टेड। सो इन बिटवीन पॉइंट बी एंड सी एन अदर रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम। सो नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट विच वी हैव टू कैलकुलेट। सो अगर आप गौर से देखें तो 30 ओम दोनों सीरीज़ में है तो दोनों की टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी 60 ओम। तो इसी सर्किट को मैं कुछ इस तरह से रीड्रा करूँगा। दैट इज़ 2 वोल्ट करंट I 30 ओम 60 ohm. Now 30 ohm and 60 ohm, these two resistors are in parallel. So इनकी total resistance कितनी हो जाएगी? R equivalent is equal to 1/30 plus 1/60 is equal to 2 plus 1. So R equivalent is equal to 60 divided by 3 which is equal to 20 ohm. सो सर्किट को अगेन मैं रीड्रा करता हूँ। 2 वोल्ट एंड नाउ दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम एंड दिस इज करंट I. नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट इज इक्वल टू V अपॉन R. V इज 2 वोल्ट, R इज 20 ओम, सो करंट इज 1/10 ampere. So that is the value of current in the circuit. So option B is correct option. MCQ number 22. Resistance between point A and point B. In between point A and point B equivalent या total resistance बताएं कितनी होगी। तो ये सर्किट आप देख सकते हैं 8 ohm and 4 ohm. These two resistors are in series. सो 8 + 4 कितनी हो जाएगी 12 ओम। 8 ओम 8 ओम ये दोनों किस में है पैरेलल। सो इनकी टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी 4 ओम। तो मैं अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करता हूँ। दैट इज पॉइंट ए 4 ओम 12 ओम इन दोनों का कॉम्बिनेशन और ये दोनों 4 ओम 8 और 8 पैरेलल में है तो 4 ओम हो जाएगी और 4 ओम 6 ओम ये दोनों भी पैरेलल में सीरीज में है तो 6 + 4 कितना हो जाएगा 10 ओम। कितनी हो जाएगी हमारे पास 10 ओम। तो ये बन गया सर्किट। अब देखें यहाँ पर इस सर्किट को मैं कुछ ऐसे भी ड्रा कर सकता हूँ। ये है जी 4 ओम 12 ओम अगेन 4 ओम और इस 10 ओम को एक पॉइंट ये है इसका, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है।
तो इसको यहाँ पर शो करवा दें ऐसे 10 ओम। अब ये 12 ओम और ये 4 ओम, ये दोनों किस में आ चुके हैं, सीरीज़ में। सो 12 + 4 16 ओम, सो दैट इज़ पॉइंट ए, दिस 4 ओम 16 ओम, पॉइंट बी। अब इस 10 ओम को यहाँ पर कनेक्ट कर दें, ये जो 10 ओम, इस 10 ओम। अब ये 10 ओम और 16 ओम दोनों पैरेलल में हैं, तो इनको पैरेलल में सॉल्व करें और देखिए आंसर क्या आता है। आपको पता है कि जब हमारे पास दो रेजिस्टर्स पैरेलल में हों तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए इस इक्वेशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो 10 16 10 + 16, सो 160 डिवाइडेड बाय 26 ओम। सो अब क्या हुआ, 4 ओम और ये रेजिस्टेंस हो गई 160 डिवाइडेड बाय 26 ओम। अब ये दोनों सीरीज़ में है तो आप डायरेक्ट क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे। सो इनको ऐड करेंगे, सो टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी विल बी 160 डिवाइडेड बाय 26 + 4। सो इसको सॉल्व करेंगे हम, 26 इज़ LCM, 160 + 104, तो ये हमारे पास हो जाएगा 264 डिवाइडेड बाय 26। सिंपल आप इसको डिवाइड करेंगे तो तकरीबन आंसर जो है वो 10.15 ओम आएगा। सो यहाँ पर ऑप्शन सी, तकरीबन इस सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितनी है, 10 ओम। 2 वायर्स मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ सेम लेंथ और कनेक्टेड इन पैरेलल। दो वायर्स हैं, सेम मटेरियल की हैं। सेम मटेरियल होने का मतलब है कि दोनों वायर्स की जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है वो सेम है और दोनों की लेंथ भी बराबर है। उन दोनों वायर्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है एक वोल्टेज सप्लाई के साथ। एक वायर का नाम है वायर P और उस वायर का डायमीटर है 2 मिलीमीटर। सेकेंड वायर इज़ Q and the diameter of wire Q is 1 millimeter. So what is the ratio between current in wire P to the current in wire Q? So डायग्राम के थ्रू हम कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। कंसिडर कर लें कि ये मेरे पास है वायर P and this wire is wire Q. वायर P का डायमीटर है D1, वायर Q का डायमीटर है D2। सो D1 कितना है, 2 मिलीमीटर एंड D2 गिवन है 1 मिलीमीटर। वायर P में से फ्लो होने वाला करंट है I1, वायर Q में से फ्लो होने वाला करंट है I2। दोनों की लेंथ सेम, दोनों की रेजिस्टिविटी भी सेम। वायर P की जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ R1 एंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर Q इज़ R2। अकॉर्डिंग टू कंडीशन पैरेलल में कनेक्ट किया और उसके बाद एक वोल्टेज सोर्स के साथ क्या कर दिया, इनको कनेक्ट कर दिया। सो हमने I1 और I2 में जो रेशो है उसको कैलकुलेट करना है, I1 डिवाइडेड बाय I2। सो वायर P से स्टार्ट करते हैं। करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। वायर P के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, क्योंकि पैरेलल सर्किट है तो वायर P के अक्रॉस वोल्टेज कितने होंगे, जितने वोल्ट की बैटरी अटैच की हुई है। सो ये तो हो गया V। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वायर P की रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन A। रेजिस्टिविटी क्योंकि दोनों वायर्स की सेम है, लेंथ भी दोनों की सेम है, तो इसलिए रो और L को 1 का नाम नहीं दिया, लेकिन क्योंकि डायमीटर डिफरेंट है दोनों के तो क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का डिफरेंट होगा।
तो अब रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर पी विल बी पाई आर स्क्वायर, और हमें डायमीटर गिवन है, रेडियस गिवन नहीं है, तो हम लिख सकते हैं पाई रेडियस की जगह पर डायमीटर का जब हाफ करते हैं तो वो क्या बन जाता है, रेडियस। ये इक्वेशन बन जाएगी। वैल्यूज पुट कर दें यहाँ पर, पाई अपॉन 4d1 वायर पी का डायमीटर 2 मिलीमीटर गिवन है, सो 2 पुट कर देंगे। सो एरिया बराबर आ जाएगा हमारे पास पाई बाई 4, 2 का स्क्वायर 4 एंड A1 इज इक्वल टू पाई मिलीमीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया। इक्वेशन 2 में पुट कर दें, रेजिस्टेंस आ जाएगी R1 इज इक्वल टू रो L अपॉन A, कितना है पाई। तो ये हमारे पास आ गई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करने, करंट आ जाएगा। सो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, और R1 कितनी, रो L अपॉन पाई विच इज़ इक्वल टू V पाई अपॉन रो L। सो दैट इज़ I1 विच इज़ फ्लोइंग थ्रू वायर P। बिल्कुल इसी तरह से हम क्या करेंगे, क्यू वायर जो है उसमें से फ़्लो होने वाले करंट को भी कैलकुलेट कर लेंगे, और उसमें से कितना करंट फ्लो करेगा, I2 इज़ इक्वल टू V अपॉन R2। अब उसके लिए भी हमें R2 को कैलकुलेट करना पड़ेगा। R2 इज़ इक्वल टू रो L अपॉन A2। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करेंगे, A2 विल बी इक्वल टू पाई R स्क्वायर, क्यू का जो रेडियस है उसको मैं बोल रहा हूँ R2, या इसको हम लिख सकते हैं पाई डायमीटर का हाफ करेंगे तो रेडियस। सो A2 इज़ इक्वल टू पाई बाई 4, और डायमीटर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना 1 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया पाई बाई 4 मिलीमीटर स्क्वायर। सो क्रॉस सेक्शनल ये आ चुका है। वायर क्यू की रेजिस्टेंस आ जाएगी रो L अपॉन एरिया पाई बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 4 रो L डिवाइडेड बाई पाई। रेजिस्टेंस भी आ चुकी है। करंट क्यू में से फ्लो होने वाला कितना होगा, V अपॉन R2, और R2 कितनी है हमारे पास 4 रो L डिवाइडेड बाई पाई विच इज़ इक्वल टू V पाई डिवाइडेड बाई 4 रो L। दोनों करंट्स आ चुके हैं। अब सिंपल हम क्या करेंगे, दोनों की रेशो ले लेंगे। करंट इन P उसको हम शो करवा रहे हैं I1 से, करंट इन Q उसको शो करवा रहे हैं I2 से। I1 कितना है हमारे पास V पाई डिवाइडेड बाई रो L, और I2 कितना है इतना 4 रो L डिवाइडेड बाई V इंटू पाई। सो रो L से कैंसिल, V पाई से कैंसिल, I1 अपॉन I2 इज़ इक्वल टू 4। दोनों करंट्स में रेशो कितनी आ गई हमारे पास 4। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। 24 में है रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑन इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर विल। अगर हमारे पास कोई एक वायर हो, कंडक्टिंग वायर, और आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, किसी वायर की जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टिविटी है रो, वो किस पर डिपेंड करती है, क्या वो लेंथ पर डिपेंड करती है, नहीं। क्या वो रेडियस पर डिपेंड करती है, नो। वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, कि आपकी वायर का जो मटेरियल है वो कैसा है, नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करेगी। 26 एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मार्क्ड 20 वोल्ट 500 वाट, द यूनिट कंज्यूम्ड बाय इट इन यूजिंग इट फॉर 24 आवर्स विल बी। एक आयरन है हमारे पास 20 वोल्ट की 500 वाट की, अगर हम उसको 24 घंटे इस्तेमाल करते हैं तो कितने यूनिट्स कंज्यूम होंगे। देखिए हमारे पास एक यूनिट जो है वो इक्वल होता है 1 किलोवाट आवर के, यानी कि अगर हमारे पास कोई डिवाइस जो है वो 1000 वाट की हो और उसको हम 1 घंटे के लिए इस्तेमाल करें तो 1 यूनिट जो है वो कंज्यूम होगा। हमारे पास डिवाइस जो है वो कितने वाट की है, 1000 वाट की नहीं बल्कि 500 वाट की है। तो अगर मैं 500 वाट को किलो वाट में कन्वर्ट करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 1000 विच इज़ इक्वल टू 0.5 किलोवाट। सो 0.5 किलोवाट
और हम उसको 1 घंटे के लिए नहीं बल्कि 24 घंटे के लिए इस्तेमाल करें। सो 24 आवर ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ये पॉइंट कैंसिल करके 10 लगा सकते हैं यहाँ पर, तो ये बराबर आ गया हमारे पास 5 2 बार 10, 2 1 बार 2, 2 2 बार 4, सो 12 किलो वाट आवर। तो अगर एक यूनिट जो है वो 1 किलो वाट आवर का हो या 1 किलो वाट आवर एक यूनिट बनता हो, तो 12 किलो वाट आवर कितने यूनिट्स बनेंगे? ज़ाहिर सी बात है वो 12 यूनिट्स ही बनेंगे। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। 27 में है, इन द डायाग्राम्स, ये 4 डायाग्राम्स गिवन हैं, ऑल लाइट बल्ब्स आर आइडेंटिकल, सारे के सारे बल्ब्स बिल्कुल एक जैसे हैं, एंड ऑल ईएमएफ डिवाइसेस आर आइडेंटिकल, और जो हमने सेल कनेक्ट किए हुए हैं वो भी बिल्कुल सेम हैं। इन विच सर्किट विल द बल्ब्स बी डिमेस्ट, किस सर्किट के अंदर जो बल्ब है वो सबसे डिम ग्लो करेंगे। तो आप देखें, इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं हम किस तरह से। यहाँ पर हमारे पास 3 सेल्स कनेक्टेड हैं। मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि मेरे पास एक जो सेल है उस एक सेल की ईएमएफ है 2 वोल्ट, और क्योंकि सारे बल्ब्स आइडेंटिकल हैं तो हर एक बल्ब की जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। ताकि मेरी कैलकुलेशन सिंपल रहे, मैंने 1 ओम कंसिडर कर लिया। तो देखें, ब्राइटनेस जो है वो डिपेंड करती है पावर डेसिपेशन पर। तो जो बल्ब सबसे कम पावर डेसिपेट करेगा वही बल्ब सबसे डिमेस्ट जो है वो ग्लो करेगा। सो यहाँ पर कितने सेल्स हैं हमारे पास? 3 सेल्स, और तीनों सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। तो टोटल ईएमएफ कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 6 वोल्ट हो जाएगी। सो टोटल ईएमएफ कितनी हो गई यहाँ पर? 6 वोल्ट, क्योंकि एक सेल मैंने कंसिडर कर लिया कि 2 वोल्ट का है और यहाँ पर 3 है, तो ये 6 वोल्ट हो गया। और हर एक बल्ब की रेजिस्टेंस को मैंने कंसिडर कर लिया कि वो 1 ओम जो है उस बल्ब की रेजिस्टेंस है। तो ये सर्किट मेरे पास कुछ बनेगा इस तरह से। तो देखें, सर्किट में आपसे पूछता हूँ करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो करंट हमारे पास बराबर होगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? 2 ओम। तो करंट जो है वो मेरे पास कितना आ जाएगा? 3 एम्पियर। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बल्ब कितनी पावर डेसिपेट कर रहा है, तो आप कहेंगे आई स्क्वायर आर पावर डेसिपेशन है। करंट कितना है? 3, सो 3 का स्क्वायर। रेजिस्टेंस कितनी है? 1, तो ये पावर डेसिपेशन कर रहा है कितनी? 9 वाट की। बिल्कुल इसी तरह से ये बल्ब कितनी पावर डेसिपेट कर रहा है? ये बल्ब भी पावर डेसिपेट करेगा, क्योंकि इसमें से भी फ्लो होने वाला करंट कितना है? 3 एम्पियर है। सो 3 का स्क्वायर। रेजिस्टेंस इसकी भी कितनी है? 1, तो इसकी भी पावर डेसिपेशन कितनी है? 1 वाट। अब दूसरे सर्किट पर आ जाएं। दूसरे सर्किट में हमारे पास सिर्फ 2 सेल्स हैं, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो ईएमएफ है वो कितनी होगी हमारे पास? अगर एक सेल 2 वोल्ट का हो तो 4 वोल्ट, और यहाँ पर फिर हमारे पास तीनों बल्ब्स आइडेंटिकल हैं, तो तीनों की रेजिस्टेंस को मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि वो 1 ओम है। सो अब ये 1 ओम 1 ओम 1 ओम, करंट कितना फ्लो कर रहा है इस सर्किट के अंदर? करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। कितना पोटेंशियल? 4, रेजिस्टेंस कितनी? 3, तो 4/3 एम्पियर हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर? करंट आ गया। सो अब ये बल्ब कितनी पावर डिसिपेट करेगा? पावर इक्वल्स आई स्क्वायर इंटू आर। सो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर, यानी कि 4/3 का स्क्वायर करेंगे तो 16 डिवाइडेड बाय 9, और रेजिस्टेंस 1, तो आंसर आ जाएगा 16/9 वाट। ये हमारे पास आ गई। और हर बल्ब की यही पावर डेसिपेट होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है और हर बल्ब में से फ्लो होने वाला करंट भी सेम है। तो पावर डेसिपेशन इक्वल आ जाएगी हमारे पास 16/9 वाट। सो इसका आंसर जो है वो तकरीबन आएगा हमारे पास 1.78 वाट। सो इस केस में हर बल्ब जो है वो इतनी पावर डेसिपेट करेगा। अब थर्ड केस के ऊपर आ जाएं। थर्ड केस में हमारे पास क्या है कि एक ही सेल है 2 वोल्ट का, तो इसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ। 2 वोल्ट का एक सेल है। अब दोनों बल्ब्स यहाँ पर देख सकते हैं आप पैरेलल में हैं सी ऑप्शन के अंदर। सो अगर इस बल्ब की रेजिस्टेंस भी 1 ओम हो, इस बल्ब की रेजिस्टेंस भी 1 ओम हो, तो अब हम देखेंगे कि पावर डेसिपेशन कितनी होगी। तो ये देखें जी, करंट हमारे पास है I, और करंट आगे डिवाइड हो रहा है, सो दैट इज़ I1 एंड दैट इज़ I2। अच्छा, करंट डिवाइडर रूल के थ्रू अगर मैं I1 को, चलिए करंट डिवाइडर रूल को छोड़ें, सिंपल कंसिडर कर लेते हैं हम कि ये जो रेजिस्टेंस है ये, इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है? 2 वोल्ट का है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 1 ओम।
सो करंट कितना हमारे पास आ जाएगा आई, क्योंकि करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। सो करंट हमारे पास आ गया कितना 2 एम्पेयर। इसी तरह से इसमें से भी फ्लो होने वाला करंट कितना होगा 2 एम्पेयर। नाउ पावर डेसिपेशन आई स्क्वायर आर, करंट कितना 2 एम्पेयर, स्क्वायर के बाद हो जाएगा 4, रेजिस्टेंस है 1, तो पावर डेसिपेशन आ गई कितनी 4 वाट। इस केस में आ गई 4 वाट, और इस केस में 1.78 और इस केस में 9 वाट। अब जो है वो फोर्स डायग्राम के ऊपर आ जाएं। यहाँ पर हमारे पास दो सेल्स हैं और दोनों सेल्स पैरेलल में हैं, तो अगर ये भी 2 वोल्ट का है, ये भी 2 वोल्ट का है, तो इन दोनों की हमें जो आउटपुट मिलेगी पैरेलल कम्बिनेशन में वो भी 2 वोल्ट की ही होगी, क्योंकि पैरेलल में हमारे पास वोल्टेज क्या रहते हैं, बिल्कुल सेम रहते हैं। और आगे हमारे पास दो बल्ब्स हैं, एक की रेजिस्टेंस 1 ओहम, दूसरे का रेजिस्टेंस भी 1 ओहम, जो कि सीरीज़ में कनेक्टेड है। सो अब करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट में आए, तो करंट जो है वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 1 + 1 2 ओहम। सो करंट इज़ 1 एम्पेयर। अब ये बल्ब कितनी पावर डेसिपेट करेगा अकॉर्डिंग टू आई स्क्वायर आर, 1 का लेंगे स्क्वायर क्योंकि करंट 1 है, रेजिस्टेंस है 1, तो पावर डेसिपेशन आ गई 1 वाट। अब चारों केसेस आपके सामने हैं और देखें कि किस केस में पावर सबसे कम डेसिपेट हो रही है, 9 वाट, 4 वाट, 1.78 वाट और 1 वाट। तो ये जो केस है हमारे पास, यहाँ पर पावर सबसे कम डेसिपेट हो रही है 1 वाट, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। इस केस में जो बल्ब्स हैं वो किस तरह से ग्लो करेंगे, डिमेस्ट ग्लो करेंगे, सबसे मध्यम। 28 इन लिक्विड्स एंड गैसेस द करंट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। 100 वाट 200 वोल्ट bulb is connected to a 160 volt battery, the actual power consumed would be। कहते हैं हमारे पास एक बल्ब है और उस बल्ब की जो रेटेड पावर है वो कितनी है 100 वाट, और कितने वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होने वाला बल्ब है 200 वोल्ट के ऊपर, सो V इज इक्वल टू 200 वोल्ट। अच्छा, इस बल्ब की रेजिस्टेंस कितनी होगी, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R एंड R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P। सो 200 मल्टीप्लाइड बाय 200 डिवाइडेड बाय पावर 100 वाट, सो इसकी रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई जी 400 ओहम। तो इस 400 ओहम रेजिस्टेंस का जो बल्ब है इसको हमने 160 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, 160 वोल्ट, और ये रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 400। अब पावर डेसिपेशन पूछ रहा है कि पावर कितनी कंज्यूम होगी, तो देखें यहाँ पर करंट कितना होगा हमारे पास, या करंट को रहने दें, वैसे ही पावर डेसिपेशन की इक्वेशन लगाएं, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, कितने वोल्ट की बैटरी के साथ 160 के साथ कनेक्ट किया, रेजिस्टेंस कितनी 400 ओम, सो ये दोनों जीरोस कैंसिल हो गई, और 4 4 बार 16, और 16 तरफ 4 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 64 वाट। सो पावर कंज्यूम्ड कितनी आ जाएगी 64 वाट आ जाएगी। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर ओम्स लॉ, हमें पता है कि जब भी हमारे पास रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी कंडक्टर की और फिजिकल स्टेट भी कांस्टेंट होगी, तो अप्लाइड वोल्टेज और करंट में, जिसे हम ओम्स लॉ कहते हैं, ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। द लोअर पार्ट ऑफ अ क्लाउड हैज़ पॉजिटिव चार्ज, कंसिडर कर लें कि ये कोई एक क्लाउड है और इसका जो लोअर पार्ट है वहाँ पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। क्लाउड डिस्चार्जेस इन फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, इन विच डायरेक्शन डू इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वेंशनल करंट मूव। जब डिस्चार्जिंग होगी, जब फ्लैश ऑफ लाइटनिंग जो है वो प्रोड्यूस होगा, तो जो कन्वेंशनल करंट है यानी कि पॉजिटिव चार्जेस वो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो समझ लें कि ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ के ऊपर हमारी ये जो है वो बिल्डिंग्स हैं, या ये हमारे पास जो है वो ट्रीज़ हैं, तो यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा नेगेटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव चार्ज मूव करेगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ, स्टैटिक डिस्चार्ज जो है उसका फिनोमेना अकर होगा और वहाँ से फ्लैश जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो कन्वेंशनल करंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ़्लो करेंगे। तो अब आइए इनके ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शंस में देखें ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जबकि कन्वेंशनल करंट जो हैं वो हमारे पास फ़्लो करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस। 33 इन द डायग्राम द करंट इन द 3 ओम रेजिस्टर इज़ 4 एम्पेयर। 3 ओम रेजिस्टर में से पास होने वाला जो करंट है वो कितना है 4 एम्पेयर है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के दरमियान
जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा। तो देखें पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, जितना करंट पास कर रहा है 1 और 2 में से, और 1 और 2 के दरमियान जितनी रेजिस्टेंस होगी। सो इन बिटवीन 1 एंड 2 पोटेंशियल डिफरेंसेस, करंट कितना फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के दरमियान टोटल रेजिस्टेंस कितनी है 3 ओम प्लस 2 ओम 5 ओम। सो पोटेंशियल हमारे पास आ जाएगा 20 वोल्ट। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। 34, वाई शुड अ रेजिस्टेंस बी इंट्रोड्यूस्ड इन अ सीरीज सर्किट। सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंस को अटैच करने का पर्पस सिर्फ यही होता है ताकि हम अपनी डिवाइसेस को क्या कर सकें, महफूज कर सकें, करंट को लिमिट करके। तो एक्चुअली रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट लिमिटिंग डिवाइस है, करंट को कंट्रोल करना। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन टू कंट्रोल द करंट। 35, EMF ऑफ सेल इज़ 9 वोल्ट। ये सेल की EMF 9 वोल्ट है। रीडिंग ऑन वोल्ट मीटर इज़ 7.5 वोल्ट। वोल्ट मीटर हमें रीडिंग कितनी दे रहा है 7.5 वोल्ट। व्हाट इज़ द करंट आई, ये जो करंट फ्लो कर रहा है 15 ओम रेजिस्टेंस में से ये करंट कितना होगा। तो देखिए वोल्ट मीटर कहाँ पर कनेक्टेड है, ये रेजिस्टेंस का टर्मिनल और ये इस रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल। तो इसका मतलब हुआ कि वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, और प्रैक्टिकली भी ऐसा ही होता है। तो अगर वोल्ट मीटर हमें 7.5 वोल्ट रीडिंग दे रहा है तो इसका मतलब हुआ कि 15 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 7.5 वोल्ट है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का जैसे हम नाम देते थे। सो अब अगर हमने 15 ओम में से फ्लो होने वाला करंट कैलकुलेट करना है तो करंट जो है वो इक्वल होगा हमारे पास, करंट इज़ इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 7.5 और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 15 ओम। सो इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो करंट हमारे पास आ जाएगा 0.5 एम्पियर। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। What would be the equivalent resistance of a circuit having 3 resistance of 9 ohm each connected in parallel। 3 रेजिस्टेंस हैं, तीनों 9 ओम की हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो क्योंकि रेजिस्टेंस आइडेंटिकल हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं और टोटल कितनी है 3, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी आ जाएगी 3 ओम। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी एट द रेट ऑफ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो कितने रेट पर कन्वर्ट होती है, तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ H इज़ इक्वल टू I²RT। और अगर हम रेट ऑफ हीट एनर्जी निकालना चाहें तो H डिवाइडेड बाई T इज़ इक्वल टू I²R। सो रेट ऑफ हीट एनर्जी इज़ इक्वल टू I²R। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। A 20 ohm resistance takes 5 minutes to boil a given amount of water. How much resistance will be required to boil the same amount of water using the same source in 1 minute? अगर हमारे पास एक रेजिस्टेंस 20 ओम की है तो क्या होता है जी 5 मिनट्स वो लेती है, कोई गिवन अमाउंट ऑफ वाटर है उसको बॉयल करने के लिए। तो अगर हमारे पास 5 मिनट्स लेती है 20 ओम रेजिस्टेंस, तो अगर हमें चाहिए 1 मिनट में कितनी रेजिस्टेंस होगी, तो 1 मिनट में रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे 20 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 4 ओम। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। 39, अ फ्यूज़ इज़ प्लेस्ड इन सीरीज़ विद द सर्किट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। एक फ्यूज़ को हम सीरीज सर्किट में क्यों अटैच करते हैं, तो याद रखिएगा फ्यूज़ का काम होता है आपकी अप्लाइंसेस को हाई करंट से बचाना, कि अगर सर्किट शॉर्ट हो जाता है और लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है तो जब वही हाई करंट फ्यूज़ में से पास होगा तो फ्यूज़ के अंदर जो वायर कनेक्टेड होती है वो मेल्ट हो जाएगी और आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो इसका आंसर सी है, हाई करंट, डी नहीं है इसका आंसर। इफ़ 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू 2 मीटर लॉन्ग कंडक्टर द चार्ज फ्लो थ्रू इट इन 1 आवर विल बी। देखिए करंट हमारे पास बराबर होता है चार्जेस डिवाइडेड बाय टाइम। हमने कैलकुलेट करना है चार्ज, तो वो बराबर होगा करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम के। कितना करंट फ्लो करता है 1 एम्पियर, कितने टाइम के लिए 1 घंटे के लिए, यानी कि 3600 सेकेंड। तो चार्ज कितना हमारे पास आ जाएगा 3600 कूलम। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।